तो ये 1 लाख समझिए, 1,10,000 करोड़, 1,15,000 करोड़ आज के तारीख में यदि हिसाब निकालेंगे तो इतना कम से कम का घोटाला हो चुका है इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा। सरकार को टैक्स इसलिए देते हैं कि भैया वो जनता के फायदे के लिए कुछ काम करेगी, सड़क बनाएगी, स्कूल बनाएंगी, दवाखाने बनाएंगी, हमको कहीं ना कहीं सहूलियत देंगी, ये सारी चीजों के लिए हम टैक्स देते हैं ना। वो टैक्स सरकार के पास ना जा करके किसी थर्ड पार्टी, जैसे मैं आज की तारीख में इंडिया में 25 इंश्योरेंस कंपनी है और 8-9 हजार ऑटोमोबाइल डीलरशिपें हैं, यहाँ पैसा बट रहा है। अब कोर्ट में तो क्या हाल होता है वो मुझे पता है, कोर्ट तो सुनने को ही तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, राहुल गांधी यही कहते हैं और इस जीएसटी को लेकर बहुत सारे बातें लगातार हुई हैं और इसमें सुधार की बात हुई है, लेकिन बहुत सारे लैक्मिनाज हैं, बहुत सारी कमियां हैं और वो जो कमियां हैं उसके बाद स्कैम्स भी हो रहे हैं। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं ऐसे ही एक विषय पर बात करने जा रहा हूं। एक आरटीआई एक्टिविस्ट, नागपुर से आप आते हैं और ऑटोमोबाइल डीलरशिप, इसमें आप चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स के तौर पर सेवाएं लंबे वक्त देते रहे हैं और इन्हें पूरे का पूरा जो गड़बड़ झाला है उसे पकड़ा है और वो जबरदस्त ढंग से उसको लड़ रहे हैं। कोर्ट में भी वो मामले को ले गए हैं। साथ में प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत हुई की गई उनके द्वारा, जो वित्त मंत्री हैं देश की उनको शिकायत की गई, सब जगह उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। लेकिन जो एक बड़ा स्कैम है और जो ब्लेम करते हैं वे 1 लाख करोड़ के ऊपर का स्कैम, क्या है पूरा मसला और क्यों उन्हें तमाम दिक्कतें पेश आ रही हैं, इसी पर करेंगे बात। सीधे चलेंगे नागपुर और जोड़ेंगे हमारे मेहमान को। जुड़ गए हैं, हमारे साथ हैं श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी। पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत। जी आप नमस्कार एक सर। टैक्स बिल्कुल, आप एक टैक्स प्रैक्टिशनर भी हैं और मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगा, क्या है पूरा मामला, किस तरह की गड़बड़ी है, कहाँ कहाँ आप जा चुके हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। कि मामले की शुरुआत असल में हमारे सबके साथ होती है। हम लोग सभी गाड़ियां खरीदते हैं। हमारे देश में लगभग अभी 45 से 50 करोड़ गाड़ियां सब सड़क पर चल रही हैं और ये गाड़ियां हम लोग हर साल खरीदते हैं। हमारे लोग खरीदते हैं, लगभग 3 करोड़ गाड़ियां हर साल खरीदी जाती है हमारे देश में। इसमें से जो पैसेंजर कार है और मोटरसाइकिल है ये लगभग 2.5 करोड़ हैं जो कि हर साल खरीदी जाती हैं। हम लोग एक व्यक्ति के रूप में जब भी गाड़ियां खरीदने के लिए, एक साधारण आदमी जब एक डीलरशिप में पहुंचता है तो वो ये सोच के जाता है कि भाई चलिए गाड़ी खरीदूंगा, गाड़ी के साथ हमको इंश्योरेंस खरीदना होता है, गाड़ी के साथ में हमारा दूसरी जरूरत होती है फाइनेंस करवाने की, तीसरी जरूरत होती है आरटीओ करवाने की कि भैया। तो इसमें क्या होता है कि आरटीओ तो ठीक है भाई, आरटीओ को कर देते हैं, आरटीओ एक अलग विषय है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है कि इंश्योरेंस। हर डीलरशिप में आज के तारीख में इंश्योरेंस डायरेक्टली डीलरशिप से ही बेचा जाता है। यदि आप उनके सामने ये बात रखें कि चलिए भाई गाड़ी मैं आपसे खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं इंश्योरेंस अपने किसी और दोस्त या एजेंट या ऑनलाइन या किसी और माध्यम से खरीदना चाहता हूँ। जो मुझे कंफर्ट जोन देता उससे कराना चाहता है हम। हाँ, तो वो आपको इसके लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। वो बोलेंगे नहीं जी, आपको इंश्योरेंस हमसे ही खरीदना पड़ेगा। और ये सबके पीछे कारण क्या है? क्यों वो इतना आपको फ़ोर्स करते हैं? तो आप इसका, मैंने हमेशा से कई बार बाहर के मैंने कोटेशन मँगाए और उसके बाद में डीलरशिप का कोटेशन मँगाया, तो मुझे पता चला कि भई ये डीलरशिप का जो कोटेशन है, वो लगभग 30 से 40% इंश्योरेंस की कीमत ज़्यादा बताई जा रही है। और ये सभी गाड़ियों के साथ होता है। आप टू व्हीलर लीजिए, कार लीजिए, स्पेशली ये 2 चीज़ों में जो जो पैसेंजर कार है और जो टू व्हीलर है, ये लगभग 2.5 करोड़ लोग खरीदते हैं इन चीज़ों को। तो इनके साथ यही होता है। और कहानी जो सबसे बड़ा यूएसपी कहानी का उनका ये है कि हम आपको, जब कभी आपका एक्सीडेंट हुआ, तो हम आपको इसमें कैशलेस फैसिलिटी देंगे। अब हमारे जैसा लोग सोचते हैं भाई एक्सीडेंट हो सकता है, कभी ना कभी तो होगा ही, हमारे साथ हो सकती है दिक्कत, तो फिर हम परेशान ना हो, इसलिए हम उस चक्कर में डर के मारे उनसे इंश्योरेंस खरीद लेते हैं। आप कभी भी कोई भी हमारे हमको सुनने वाला ये देख सकता है कि भैया डीलरशिप का इंश्योरेंस कितने का है और एक बाहर से खरीदा गया इंश्योरेंस कितने के में मिलता है। और वो इंश्योरेंस खरीदने के बाद में आप उस ट्रैप में फंस चुके हैं। अब उसके बाद में यदि आगे आप उसको रिन्यूअल भी करना चाहते हैं,
तो आपको वो डीलरशिप से ही रिन्यूअल करना पड़ेगा। किसी और से आप यदि करेंगे तो आपको उसको लैप्स करना पड़ेगा वो इंश्योरेंस को। उसके बाद में फिर उसका सर्वे होगा, उसके बाद में वो आपको कोई दूसरा आदमी इंश्योरेंस दे पाएगा। तो ये हम एक तरीके से ट्रैप में फँस जाते हैं। असली कहानी जो मैं बताने के लिए जिसका कारण ये सारी चीज़ें मैं मेहनत पिछले 8 साल से कर रहा हूँ, वो ये है कि हमारी गाड़ी बाय चांस या खुदा न खास्ता किसी कारणवश यदि एक्सीडेंट में फँस गई और हमको जाकर के रिपेयर कराना पड़ रहा है डीलरशिप में। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो इंश्योरेंस बेचने वाला है वो भी डीलरशिप ही है और रिपेयर करने वाला वो भी डीलरशिप ही है। और जो इंश्योरेंस बेच रहा है एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी, वो डीलरशिप को अपना एजेंट बना के रखी है। वो एमआईएसपी के रूप में काम करता है, मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर के रूप में वो डीलर काम करता है। अब उसके साथ में उसका मैन्युफैक्चरर भी जुड़ा हुआ होता है हमेशा। मैन्युफैक्चरर एज ए ब्रोकर, एज ए इंटरमीडिएटरी, ये इस तरीके से मैन्युफैक्चरर भी जुड़ा होता है। ये पूरा नेक्सस बना के रखा है इन्होंने। ये नेक्सस किस तरीके से काम करता है कि भाई कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए ये सारा खेल करते हैं। यदि हमारी गाड़ी कभी क्लेम में पहुंच गई तो ये जो पॉलिसी का डिफरेंस है वो तो आपसे 1000-2000 रुपए जो भी पॉलिसी के हिसाब से है वो आपसे लेंगे ही। यदि कभी इनको जरूरत पड़ी कि नहीं भाई इसमें डिफरेंस अमाउंट आपको इतना आ रहा है वो आपको देना पड़ेगा, वो आपसे ले ही लेंगे। भले ही एक और सबसे बड़ा इसमें इसमें मजेदार इसमें चीज, इसमें ये चीजें तो आप समझा रहे हैं, इसमें जीएसटी और इनपुट के खेल क्या है वो बताइए। हाँ, मैं वही उसी में आ रहा हूँ। असल में खेल क्या है इसका? हम लोग मैं इस चीज़ पे क्वेश्चन क्यों उठा रहा हूँ कि जब आपकी गाड़ी रिपेयर हो गई और जो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने देना है डीलर को या रिपेयरर को या इंश्योर्ड को, इंश्योर्ड यानी मेरी गाड़ी, वो क्लेम असल में प्रिंसिपली इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से वो इंश्योर्ड को जाना है। लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं भाई हम आपको कैशलेस देंगे, तो कैशलेस के लिए वो सीधा डायरेक्ट डीलर को दे देते हैं। अब वो कैशलेस देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या चाहती है कि जो उनका एमआईएसपी है, वो जो डीलर है, वो इनवॉइस जो है रिपेयरिंग की, वो इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर दे। प्रिंसिपली ये गलत क्यों है, ये मैं इस पे सबसे ज्यादा बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जीएसटी एक्ट है, जीएसटी एक्ट पूरी तरीके से कंजम्पशन बेस्ड एक्ट बनाया गया है कि जब कोई भी गुड्स या सर्विस कंज्यूम हो गई तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। यानी अल्टीमेट कंज्यूमर तक यदि कोई भी वस्तु या सेवा पहुंच गई है तो उस पर टैक्स गवर्नमेंट को जाना ही चाहिए। अब आईटीसी जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कौन लेगा? उसके ऊपर में सेक्शन 16 जो जीएसटी एक्ट 2017 में कहा गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल उनके वो ले सकता है जो उसका ट्रेडिंग करता है। जैसे कि मैं खरीद के और आगे बेचूंगा तो मैं उसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। या वो चीज या वस्तु या दो गुड्स या सर्विस मैंने किसी और चीज बनाने के लिए इस्तेमाल की है, तब मैं उसको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ। इसका बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें कहीं को किसी को कोई भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब इस केस में, हमारे इंश्योरेंस के केस में, कंज्यूमर मैं हूं लेकिन बिल इंश्योरेंस कंपनी ले रही है और उसमें आईटीसी क्लेम कर रही है इंश्योरेंस कंपनी। तो ये हमारे जीएसटी एक्ट सेक्शन 132 के हिसाब से ये फ्रॉड होता है। और खुद सर्कुलर है जीएसटी डिपार्टमेंट का कि वो फ्रॉड इनवॉइस का क्या डेफिनेशन होता है। फ्रॉड इनवॉइस का डेफिनेशन ये की होता है कि आपने गुड्स और सर्विस किसी और को दी और इनवॉइस किसी और के नाम से इशू किया, तो इसका मतलब है कि आपने इनवॉइस फ्रॉड किया है। आपने जीएसटी का आईटीसी के लिए आपने किसी और के नाम पे इनवॉइस इशू किया, जैसा कई केसेस में होता है। मैं एक रिटेलर को जानता हूँ जो जिसके यहाँ दिन भर कैश में धंधा होता है। वो क्या करता है कि भैया कैश में धंधा होता है लेकिन उसको कोई दोस्त आया बोले भाई एक आध बिल है क्या जमा दे भाई, तो वो केस में कर लेते हैं कि चलो भाई मैं आज दिन भर में 2 लाख का धंधा किया तो 2 लाख में मैं तेरे को एक काम करता हूँ, ये इनवॉइस तेरे नाम पे इशू कर देता हूँ, सारा की सारा तेरे नाम से रिसिप्ट सेल दिखा देता हूँ और उसका आईटीसी वो क्लेम कर लेगा। ये फ्रॉड हो गया, ये एक्चुअल में फ्रॉड है। इसी तरीके के फ्रॉड अब ये प्रिंसिपल के हिसाब से जो इंश्योरेंस कंपनी आईटीसी पिछले 8 साल से क्लेम कर रही है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी का हर साल का जो क्लेम होता है, जो वो क्लेम पेमेंट करते हैं जितना भी इंश्योरेंस के अंदर में,
वो करीब 50 से 60,000 करोड़ का हर साल होता है, वो हर साल बढ़ते रहता है। तो इस साल भी तक यदि मैं देखूँ तो 70,000 करोड़ का करीब-करीब उन्होंने क्लेम सेटलमेंट किया है। तो वो क्लेम सेटलमेंट का 2025 तक तो करीब-करीब ये एवरेज 28% और 18% का एवरेज निकाले तो 24% जीएसटी होता था। अभी पिछले साल से उन्होंने 18% कर दिया है जनरलाइज। तो कम से कम नहीं कुछ तो भी हर साल 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए आईटीसी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी अननेसेसरी कर रही है, जो कि पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है। ये पब्लिक फंड में जाना चाहिए कि ये पैसा भैया ये सरकार को जाना चाहिए, जो कि नहीं जा रहा है। अब ये पैसा जाता कहाँ है? इंश्योरेंस कंपनी का जो ये मुनाफा बढ़ जाता है, इससे ये जो उनको आईटीसी मिला उससे इंश्योरेंस कंपनियों का मुनाफा बढ़ गया। अब मुनाफा बढ़ के इसमें जो भी इन्वॉल्व है, जिसमें डीलर भी इन्वॉल्व है, इसमें मैन्युफैक्चरर भी इन्वॉल्व है, ये इसको कुछ इस तरीके से बांटते हैं कि सबको मलाई मिल जाती है। अब इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार ने कहाँ इसमें चूक की है? सरकार ने ये इसमें एक प्रोविजन किया है सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 में कहीं एक लाइन डाल दी कि इंश्योरेंस कंपनी आईटीसी क्लेम कर सकती हैं, आईटीसी ले सकती हैं। अब आईटीसी क्लेम कर तो सकती है, आपने तो लिख दिया कि कैसे क्लेम करेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए पहले से गेम चल रहा। 2017 में जो आईआरडी है, हमारा डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहां पे उन्होंने एक कमेटी बनाई कि जो ये डीलर हैं इनका पे आउट कैसे डिसाइड हो, इसके ऊपर में कमेटी बनाई। कमेटी में जो लोग हैं, जो कमेटी में लोग इस चीज को डिसाइड करने के लिए कमेटी बनी, उसमें खुद मारुति के लोग थे, हुंडई के लोग थे, टाटा के लोग थे और भी कई सारे डीलर, मतलब जो मैन्युफैक्चरर थे, उनके लोगों ने ये कमेटी बनाई। ये कमेटी में थे और उन्होंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इस जो पर्पस था ये कमेटी का, उस पर्पस को डिफीट करके इन्होंने ये सजेशन दिया आईआरडीआई को कि आप एक काम कीजिए, हमारे जो डीलर हैं जो पहले एजेंट नहीं बन सकते थे, अब उनको हम एजेंट बनाना चाहते हैं। एजेंट ना बना करके उनको हम एमआईएसपी बनाना चाहते हैं। तो उन वो जो कमेटी का सजेशन ये था कि भाई अभी एक काम कीजिए, आप इनको जितने भी हमारे डीलर हैं, ये जो हमारे रिटेलर हैं, इनको एमआईएसपी बना दीजिए। एमआईएसपी का मतलब होगा मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर। तो ये मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर बन गए। इनके साथ में एक एग्रीमेंट इंश्योरेंस कंपनी का होने लगा। वो एग्रीमेंट में एक क्लॉज इन्होंने डाल दिया कि सर, ये जो भी आपको हम कैशलेस देंगे आपके कस्टमर को, उसका इनवॉइस आपको हमारे नाम पे इशू करना पड़ेगा। ये डीलर के बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हो गया। अब ये एग्रीमेंट क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जीएसटी एक्ट में ये प्रोविजन किया कि नहीं भाई ये इंश्योरेंस कंपनियां ले सकती है। मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि इंश्योरेंस कंपनी हो या कोई भी हो, किसी के लिए सेपरेट प्रोविजन, अलग से प्रोविजन प्रिंसिपल एक्ट के कॉन्ट्रेरी में नहीं हो सकती है। और इसी चीज को लड़ने के लिए मैं हाई कोर्ट में गया और प्रधानमंत्री कार्यालय में कंप्लेंट डाली। जब ये कंप्लेंट 18-19 में डाली आपने तब फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर वहां डिपार्टमेंट में शिकायत की है, सेंट्रल फाइनेंस जो है मिनिस्टर है उनके भी? जी, डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस को कंप्लेंट की है। तो इनिशियल स्टेज पे इन सीबी सारी सीबी 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 सीबीडीटी को भी की है शायद आपने कहा। सीबीडी मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है। मैंने सीबीआई, ईडी इनके तरफ में भी 2-2 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ कि भाई ये स्कैम चल रहा है, आप इसमें एक एक्शन लीजिए, इसमें देखिए कि भैया ये ऐसा। और इसका जब मैं आपको जो 28वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में किस तरीके से एजेंडा बनाया गया और किस तरीके से मीटिंग में वो पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए अप्रूवल लिया गया, वो भी बहुत मतलब गलत ढंग से लिया गया। वो एजेंडे में और वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में कहीं भी ये लिखा नहीं है कि भाई ये एक्ट में सेक्शन 17 में ये प्रोविजन हम करने वाले हैं। अब भैया आपने अपने मन से जो चीज बिना अप्रूवल के, जीएसटी काउंसिल को शायद पता होगा उस समय जो उसके प्रेसिडेंट थे, जो जिन्होंने उसकी चेयरमैनशिप की, वो मिस्टर पीयूष गोयल थे। उन्होंने उसको देखा कि नहीं देखा, और बाकी के जो मेंबर हैं जो भी काउंसिल में, उन्होंने उस चीज पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ एजेंडे में और उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग में। मुझे दिखता है कि ये कोई उस सब्जेक्ट पे कोई डिस्कशन नहीं ये हुआ। तो बता रहे थे कि ये सब आप बता रहे हैं तिवारी जी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हुआ। आप इस दर पे प्रधानमंत्री जी के यहाँ मतलब उनके ऑफिस को खटखटा चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और तमाम आपने कहा चाहे वो सीबीडीटी हो या जो जीएसटी काउंसिल जो है सब जगह। और आपने शायद वहां प्रेजेंटेशन भी दिया एक, मुझे जो पता मैं, ये सब तो हो गया। ये
2018 से 2026 के बीच का है एक चीज, और ये 1 लाख करोड़ प्लस कितने का है घपला घोटाला। और ये मतलब आप शायद जो बता रहे थे कोर्ट भी है आपके, कोर्ट में क्या हुआ आपके? कोर्ट में मैंने 2025 में एक पिटीशन एक डाली लाख थी करोड़ पहले। 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ प्लस का ये जो स्कैम है प्लस का, कितना? बिल्कुल हाँ, 1 लाख करोड़ प्लस। अभी मैं जो 2025 का डाटा बना रहा हूँ, हर दिन ये ऐड होता है। तो एक साल में 10,000 करोड़ ऐड हो जाता है, समझ 10 से 15 हजार करोड़ रुपए ऐड ही होता है, इसमें कम तो होना नहीं है कभी। तो ये 1 लाख समझिए, 1,10,000 करोड़, 1,15,000 करोड़ आज के तारीख में यदि हिसाब निकालेंगे तो इतना कम से कम का घोटाला हो चुका है इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा। हाई कोर्ट में मैंने पहले एक पिटीशन डाली, तो पिटीशन मेरी सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दी गई कि भैया एक जेरोक्स आपका बराबर नहीं है। इस तरीके से उस पिटीशन के साथ में खेल हुआ। मुझे मेरे वकील ने बताया कि तिवारी जी, ये पिटीशन पब्लिक इंटरेस्ट की आपकी हम लगा ही नहीं सकते हैं। बोला क्यों भाई? तो बोले कोर्ट के अंदर में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि हम किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन आपको बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ कारण से ये आपकी पिटीशन रद्द हो ही जाएगी, वो आपको आगे जाने दिया ही नहीं जाएगा। तो इनिशियल स्टेज पे एक बार रिजेक्ट हो गई 2024 में। मैं बोला चलो फिर से कोशिश करते हैं। 2025 में लगाई। 2025 में लगाने के बाद में कोर्ट के सामने जब पिटीशन गई, तो कोर्ट के सामने आते उन्होंने बोला कि भाई हाँ बताइए क्या है, ये पीआईएल क्यों डाली आपने? ये तो कोई आप कानून को चैलेंज कर रहे हो, देश के कानून को जब आप चैलेंज कर रहे हो तो इसमें पीआईएल की क्या जरूरत है? मतलब ये कानून ही गलत है। तो नहीं, आपको कानून, तो आपको क्या तकलीफ है? आपका लोक स्टैंडी क्या है? आपका मोडस ऑपरेंडी क्या है? मतलब भाई इसमें मेरे क्या, पूरी जनता का नुकसान हो रहा है, इसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। जबकि मैं अपने पैसे खर्च करके आप तक पहुंचा हूँ, लाखों रुपए खर्च कर दिए कि भैया तो वकील का पैसा, इसका जनता का पैसा। नुकसान, जनता का नुकसान उसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा। जनता का नुकसान कैसे? ये पैसा हमारे काम में लगना चाहिए, ये सरकार के खजाने में जाए और हम लोग के एग्जैक्टली लिए काम। जैसे मैं इसको बताऊं कि हम जनता को टैक्स क्यों देते हैं? सरकार को टैक्स इसलिए देते हैं कि भैया वो जनता के फायदे के लिए कुछ काम करेगी, सड़क बनाएगी, स्कूल बनाएंगी, दवाखाने बनाएंगी, हमको कहीं ना कहीं सहूलियत देंगी। ये सारी चीजों के लिए हम टैक्स देते हैं ना। वो टैक्स सरकार के पास ना जा करके किसी थर्ड पार्टी, जैसे मैं आज की तारीख में इंडिया में 25 इंश्योरेंस कंपनी है और 8-9 हजार ऑटोमोबाइल डीलरशिपें हैं, यहाँ पैसा बट रहा है। लेकिन पब्लिक यदि पैसा, ये हमारे देश में स्कूलें बंद हो रही हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, तो ये पैसा वहां भी तो 10-15 हजार करोड़ रुपए कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है। एम्स बन सकता है, हॉस्पिटल, स्कूलें, सेंट्रल स्कूलें बन सकती है। बहुत समझ सारी गए। चीजों में ये चीजों, हाँ, ये पैसा खर्च किया जा सकता था। ये पब्लिक का पैसा है। जो मलाई कट रही है, मलाई खाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं फिर इसमें जो नेक्सस है इसमें फिर ये सब कुछ भी इन्वॉल्वमेंट होगा, डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होगा, सब जगह होगा कुछ एग्जैक्टली ना कुछ। बिना, असल में बिना डिपार्टमेंट के इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं सकता। मैं आपको इसमें बताता हूँ, 2024 में जब मैंने एक रिप्रेजेंटेशन फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, फाइनल रिप्रेजेंटेशन नहीं, लीगल नोटिस था वो, कि आप देख लीजिए, यदि आप इस चीज में इसको करेक्ट नहीं करते हैं तो मैं इसमें हाईकोर्ट जा रहा हूँ। तो उन्होंने उसके ऊपर एक सर्कुलर इशू कर दिया। अब क्या हुआ था कि जब मैंने 2018-19 से कई सारी जगह कंप्लेंट डाल के रखी थी, मैंने कई, एक तो मैं खुद डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस से मिला था, और उसके बाद में मैं कई सारे इंडिया के जो 25-26 जोनल ऑफिसर एडीजी हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस के, कई लोगों से मैंने बात की। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि तिवारी जी, आप बहुत सही जा रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल हम सही मान रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो कानून बनाने वाले हैं, वो हमारे को ये पकड़ा देते हैं। ये सर्कुलर 217 नंबर का ये 2024 में उन्होंने इशू कर दिया कि हाँ भाई, इंश्योरेंस कंपनियां ले सकती हैं। अब कानून में क्लियरिटी नहीं है, जो लॉ है, जो सेक्शन 17 में इन्होंने प्रोविजन कर रखी है, उसमें क्लियरिटी नहीं है कि कैसे ले सकती हैं। तो इन्होंने उसके ऊपर में एक सर्कुलर इशू किया कि इसलिए ले सकती हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां कैशलेस दे रही हैं। कैशलेस एक फैसिलिटी है। कैशलेस कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है किसी के ऊपर, आपको देना हो दो, नहीं देना हो मत दो। कैशलेस दे रहे इसलिए आप हमारा बिल, एक कस्टमर का बिल अपने नाम पे बना लो, ये कहाँ की बात है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कहता है, उसका सेक्शन 247 में ये क्लियर प्रोविजन है कि इनवॉइस, बिल कंज्यूमर के नाम पे बनेगा, उपभोक्ता के नाम पे बनेगा। इस केस में हम लोग उपभोक्ता हैं, हम, गाड़ी हमारी है, हम चला रहे, हमने इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिया, हमने हर चीज के लिए पैसा दिया है। और उपभोक्ता जब मैं हूं, तो
बिल मेरे नाम पे बनेगा ना। ये ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता कि भैया पैसा मैंने दिया। इंश्योरेंस कंपनी किस प्रिंसिपल पे चलती है कि भैया 1 लाख लोगों ने मिलकर के एक पूल बनाया पैसे का कि भाई ये पैसा हम इनको दे रहे हैं, यदि हमारे को कभी कोई हमारे एसेट को या हमको नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई ये करके देंगे। वो पब्लिक का पैसा है, इंश्योरेंस कंपनी उसकी कस्टोडियन है, वो उस चीज को उनका काम है कि भैया समय आने पे वो हमको उसका भुगतान करेंगे। पुरुषोत्तम जी, ये तो समझ गया पुरुषोत्तम, ये समझ गया। मुझे ये बताइए, जैसे आप कोर्ट का बहुत संक्षिप्त में बताइए, कोर्ट का आप बता रहे थे कि आप फिर वो गए और उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकती, पीआईएल नहीं होगी, ये नहीं होगी, फाइनली वहां क्या हुआ था? छोटा सा एक नोट आप बताइएगा। हाँ, वो कोर्ट में सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये पीआईएल तो हो नहीं सकती, आप एक काम कीजिए इसको रिट में कन्वर्ट करके लेके आइए। तो हमारे वकील ने बोला ठीक है, मैं इसको रिट में कन्वर्ट करता हूँ कि चलिए रिट पे लेके आते हैं। वो दूसरे तारीख में, पहली तारीख में ये कहा गया कि रिट बनाइए, तो हमने रिट बना करके लेके गए उसको उनके सामने। तो उन्होंने बोला देखा रिट नहीं, रिट में तो आप ये कहीं प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि भैया इसमें आपका क्या पर्सनल इंटरेस्ट है, आप इस कानून की वजह से कहीं हर्ट हो रहे हैं, ये कहीं भी प्रूव नहीं हो रहा है। अब मैं बोला उसके लिए तो मुझे अपनी गाड़ी ठोकनी पड़ेगी, उसके बाद में गाड़ी ठोक करके रिपेयर कराना पड़ेगा, तब मैं फिर उसके लिए केस कर पाऊंगा। तो हाँ बोले इसके लिए तो आपको यही करना पड़ेगा। फिर उन्होंने, जब मैं बोला कि देख लीजिए मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं लेके आ जाऊंगा कल 2-4 दिन में, आप बोलिए तो मैं गाड़ी ठोकता हूँ, बिल भी बनवाता हूँ, लेकर के आ जाता हूँ। वो सब बातें वो सुनने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने बोला ये, हमारे वकील को उन्होंने इशारे से कहा कि शायद इनका कोई इंटरेस्ट ऐसा है तो आपकी इनके नीयत पीछे। पे, आपकी नीयत पे शक किया गया, ये कह सकते हैं। हाँ, मेरी नीयत पे शक है कि भाई इस आदमी को क्या पड़ी है, भाई इसको क्या लेन देन है। तो मैं बोला सर ये ऐसे कैसे हो सकता, मैं अपना पैसा फाइनली अपना, फाइनली अभी तक कुछ हुआ नहीं उसमें, अभी तक नहीं अभी स्टेटस तक कुछ उसमें हुआ? कुछ भी नहीं कुछ हुआ अच्छा, है अब ये कोई बताइए, उस। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोर्ट कुछ नहीं अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया कोर्ट ने, और सरकार भी मौन है, और बाकी सब ये घल्लू गारा या घपला चल रहा है। मैं ये चाहूंगा, बिल्कुल। आखिरी जो मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि एक तो आपकी जनता को, जो आम जन को, जो हम, जैसे आपने कहा सब गाड़ी तो हर एक के पास है, आप 3 करोड़ गाड़ियों बिल्कुल। में वही, तो क्या हर उनको साल मशविरा बिकती है? है। और एक, क्या चाहते हैं? दो, और तीन, आपकी लड़ाई फिर आगे कैसे जारी है? छोटी छोटी टिप्पणी, मेरा उस वक्त कम है। जो सबसे पहला हमारी जनता से मेरा कहना ये है कि आपकी गाड़ी है, आप जब भी यदि रिपेयर कराते हैं, एक्सीडेंटल रिपेयर भी कराते हैं, तो बिल अपने नाम पर बना के लें, इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे बिल ना बनने दें। ये पब्लिक आपका पैसा है, आपने इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिया है, इसमें आपको ही बिल लेने का अधिकार है। दूसरा ठीक। कि भैया हम, दूसरा हमारा ये कि हम, दूसरा सवाल क्या था आपको, मैं भूल गया। क्या चाहते हैं अब आप? सरकार से आपकी मंशा क्या है? सर, सरकार इस पे तुरंत एक्शन ले, डीजीजीआई को ऑर्डर दे कि भाई आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट, सबसे पहले तो उनको ये प्रोविजन हटानी पड़ेगी, और जो सर्कुलर इशू किया है सीबीडीटी ने कि भैया ये आप गलत चीजें मत करो, इस चीज में पब्लिक का पैसा नुकसान हो रहा है। सरकार, असल में क्या है, सरकार, मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 8 साल से इस चीज को ढकने की कोशिश कर रही है। ढकने की कोशिश का मतलब ये है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनियां और जो बाकी के जो लॉ, हमारी जो लॉ कमेटी है और जो फिटमेंट कमेटी होती है जीएसटी काउंसिल में, ये सब मिल करके ऑफिसर्स ने, और शायद मुझे ये डाउट है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर तक ये बात चली गई है तो फाइनेंस मिनिस्टर को भी इस चीज के ऊपर में ध्यान देना चाहिए था, लेकिन किसी ने ध्यान इसलिए नहीं दिया कि भैया सब चलने दो। अब ये चीज क्या हुआ, गले की हड्डी बोल सकते हैं कि भैया सरकार की फंस गई है, अब इसको यदि बोलते हैं कि ये गलत है, तो ये 1 लाख करोड़ का स्कैम खड़ा दिख रहा है। अब इसको सही तो कोई प्रूव कर ही नहीं सकता। मैंने इसके कई सारे केसेस मेरे दोस्तों के, मित्रों के, समझ कंज्यूमर को। समझ जी। समझ। अब आप फाइनली क्या करने जा रहे हैं? आपने कुछ अपोजिशन से मदद ली? छोटा सा एक और, क्या आप कैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी? मैं अपोजिशन में, देखिए नागपुर के जो हमारे अपोजिशन के कांग्रेस के प्रवक्ता है उनसे मुलाकात क्या ली, आपने उन्होंने, गडकरी जी आपके नागपुर के उन तक पहुंचाई थी कि ये बात गडकरी जी को पहुंचाई? गडकरी जी को लेटर लिखा है मैंने, गडकरी जी को भी लेटर लिखा है। तो गडकरी जी की तरफ से पब्लिक मैसेज ये आया कि भैया आप लोगों के पास में सरकार के खिलाफ पूछे तो आप कोर्ट में जाइए। अब कोर्ट में तो क्या हाल होता है वो मुझे पता है, कोर्ट तो सुनने को ही तैयार नहीं है। अब मैं इसी मसले पे दिग्विजय ये सिंह लिखित में, साहब से मिला था। ये लिखित में गडकरी जी की आप कोर्ट चले जाइए, गडकरी जी की तरफ से है, लिखित में आया कुछ की है? लिखित में नहीं, पब्लिक में उन्होंने, हमारे नागपुर के कई सारे लोगों को, उनके ऊपर कई सारे आरोप लग रहे थे उस समय, तो उन्होंने पब्लिकली बोला कि भैया जिसको हमारे कानून के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ जाना है वो कोर्ट में ठीक जा सकते ठीक हैं। ठीक ठीक ठीक। और फिर अब मैं आपकी दिग्विजय लड़ाई आगे सिंह, कैसे जारी है? आप आगे लड़ाई कैसे जारी रखेंगे?
अभी मैं दिग्विजय सिंह साहब से कुछ दिन पहले यही जनवरी में मिला था, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने जो हमारी कांग्रेस की लीगल कमेटी है, लीगल एडवाइजरी, उनके पास इस चीज़ को भेजता हूँ। इस पे हम सदन में सवाल उठाएँगे, लोकसभा, राज्यसभा में। तो अभी तक तो उनकी तरफ से कुछ हुआ नहीं है। और जो हमारे लोकल यहाँ के अतुल लोंडे पाटिल साहब हैं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे भी मैं मुलाकात किया। तो उन्होंने कहा कि जी करते हैं इस पे कुछ, लेकिन कुछ हुआ नहीं है अभी तक। और जो यहाँ के कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मैं मिला, तो उन्होंने कहा कि तिवारी, आपके पास रास्ता क्या बचा है? क्या छोटे से उसमें आपके पास रास्ता क्या बचा है? अभी मैंने जो तय किया है कि इसको छोटे लेवल पे, मैं इसको माइक्रो लेवल पे लड़ रहा हूँ। माइक्रो लेवल पे कैसे? मेरे जो 8-10 दोस्त हैं, जिनकी गाड़ियाँ ठुक चुकी है, वो गाड़ियों के बिल उनको इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे बना करके उन्होंने लिया, और सबके सारे के सारे बिल उठा करके मैंने कंज्यूमर फोरम में केस डाल दी है। अब वो कंज्यूमर फोरम में जो रिप्लाई आया है, एक इंश्योरेंस कंपनी से रिप्लाई आया है कि हमारी ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको हमने स्टैंडर्ड प्रोसीजर। मैं बोला कानून के ऊपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपकी पर्सनल तो हो नहीं सकती है। आप ये कोई कानून देश से, मतलब देश हमारा कानून से चलेगा ना। ये नहीं कि मैंने अपने घर में स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना लिया और किसी का बिल फाड़ के अपने नाम पे बना लिया और उसका सारा फायदा उठा रहा हूँ। तो इसके ऊपर अभी बहुत सारा काम चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जी से एक बार मुलाकात करूँ और उनसे ये कहूँ कि भाई इसको आप सदन में उठाइए। ये ऐसा कानून बना करके यदि बीजेपी लोगों को बेवकूफ बना रही है, बीजेपी यानी मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि सरकार, ऐसा कानून बन ही कैसे सकता है जो असल में प्रिंसिपली में सेक्शन 16 में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये तरीके से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अब वो आप सेक्शन 17 में जाकर के कुछ और लिख देंगे कि भैया ये आदमी ले सकते हैं, रामलाल ले सकते हैं, श्यामलाल ले सकते हैं। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है कि भैया आप लोगों को किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, लोगों के साथ में दूजा भाव है अलग तरीके से नहीं कर सकते कि भैया इनके लिए कोई और कानून है, उनके लिए कोई और कानून है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो ये ठीक कहीं ना कहीं संविधान का भी उल्लंघन है ये। ठीक 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 जी, ठीक। आपकी लड़ाई जारी अभी थी, है और आगे रहेगी। आप इस तरीके से, मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया पूरा। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बहुत गंभीर किस्म का मामला, और उसमें कहीं ये इस तरीके से होना कि प्रधानमंत्री की कार्यालय की ओर से भी और आपको फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी देश की है वहां से भी हताशा, निराशा, और बाकी सब जगह, क्योंकि कुछ ना कुछ जी, नेक्सस तो देखते हाँ। हैं। आप लड़िए, आप लड़ते रहिए, और जो हमसे मदद होगी हम जरूर, 4PM आपकी मदद जी, जी, करता है। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कल के लिए। बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे, ये थे मिस्टर पुरुषोत्तम तिवारी। 1 लाख करोड़ प्लस का एक बड़ा जीएसटी इनपुट घोटाला, और उन्होंने पूरा सिलसिलेवार की क्या कहां कमियां पेशी, और हर दरवाजा खटखटा चुके हैं। अब अंतिम दरवाजा राहुल गांधी के खटखटाने का उन्होंने कहा है, और साथ में कोर्ट कचहरी तो वो कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट से भी निराशा उनके हाथ लगी है। ये सीन है देश का। दावे बड़े बड़े, जनता का पैसा, जनता के लिए, जनता आगे, लेकिन हाल क्या है? कोई संज्ञान नहीं ले रहा है सरकार में बैठे जो प्रमुख लोग। तो ये आपने सुना पूरी चर्चा को। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी, क्योंकि आप भी भुक्तभोगी होंगे, ये सब चल रहा है। आपसे भी कहा जाता है कि कैशलेस सुविधा नहीं मिलेगी अगर हमसे नहीं कराया इंश्योरेंस। तो है सी, टिप्पणी कीजिएगा, राय दीजिएगा, और अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और हौसला बनाकर देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।